हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है नीवा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों का बहुत डिमांड था कि एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दीजिए, तो दोस्तों मैं प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी सीवीटी 1 के एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे आज से। इस आज हम लोग सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और करेंट से इसे अपडेट करेंगे। और मैथ रीजनिंग का दोस्तों बात रही तो आप लोग मैथ रीजनिंग वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन रोक कर बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें जीके जीएस का कि औद्योगिक, दोस्तों थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोगों को भी क्वेश्चन पढ़ने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 1956 में भारत सरकार के द्वारा एक उद्योग नीति लाया गया था। उस नीति में उद्योगों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। तो 2001 की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। अगर हम लोग जनगणना की बात करें तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। 1881 से भारत में नियमित जनगणना, जिसे हम लोग दशकीय जनगणना कहते हैं, यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ था। 2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत के 7वीं और भारत की 15वीं जनगणना है। 2011 के जनगणना के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। इनका नाम याद रखिएगा, सी चंद्रमौली। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन को याद रखिएगा। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत के उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र जो है उसकी संख्या सबसे अधिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल पदक जीत के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा था। तो भारत 18वें नंबर पे रहा था। मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर होते हैं। तो यह जो है वह 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच के जो क्षेत्र होता है दोस्तों, वह 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच का क्षेत्र उस कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो टिप्पणी जो नृत्य है वह गुजरात राज्य से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में किया जाता है। ईरान की राजधानी तेहरान है, इसको याद रखिएगा। न्यूजीलैंड को द्वीपों का देश बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सब मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग मैथ रीजनिंग को वीडियो पोस्ट करके देखिए दोस्तों। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग मैथ रीजनिंग को धीरे धीरे रोक के वीडियो को और उसको अच्छा से बनाइएगा। एंजाइम इंटरकाइनेज किसके रूपांतरण में मदद करता है। तो एंजाइम जो है जिसका नाम एंट्रोकाइनेज है, वह ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने के काम आता है।
अगर हम लोग एंजाइम की अगर बात कर ले तो एंजाइम मुख्य रूप से जो होता है वह भोजन के पाचन में सहयोग करता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। भोजन का पचना मुख से ही शुरू हो जाता है और प्रोटीन का पचना आमाशय में शुरू होता है, जबकि वसा का पचना छोटी आंत से शुरू होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक मात्रक ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ईसीजी में जो क्यूआरएस होता है वह नीले का ध्रुवीकरण करने में प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पौधे में पौधों द्वारा लोहा अवशोषित किया जाता है? तो पेड़ पौधे जो है वह किस रूप में लोहा का अवशोषण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरिक व फेरस दोनों के रूपों में करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन को करवा दूंगी और मैथ रीजनिंग आप लोग वीडियो को पोस्ट करके रोक के बनाइएगा। इनमें से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो सबसे अधिक देशों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप को ही माना जाता है और मानवीय सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961 से 56 के बीच थी। तो जब 1961 से 66 के बीच भारत में जो पंचवर्षीय योजना था वही पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना था और उसी के बीच भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह योजना आयोग के द्वारा चलाया जाता था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चला था, जो हेरोड डेवर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 चला था, जो पीसी महानाभोलिस के सिद्धांत पर आधारित था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चला था, जो इसी के समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है, जिन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। हरित क्रांति शब्द को विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। विलियम गॉड, इन्होंने हरित क्रांति शब्द को दिया था। हरित क्रांति शब्द से सबसे प्रभावित फसल गेहूं और धान था और सबसे प्रभावित राज्य पंजाब, यूपी और हरियाणा था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सही नहीं है उसको पहचानना है। कि म्यांमार की राजधानी नेपुताय सही है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कि रेसो ज्वालामुखी यूएसए में है, गलत है दोस्तों। जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, सही है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सत्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो अगर शहर की हम लोग बात करें तो सूरत और इंदौर दोनों संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर के पुरस्कार फर्स्ट नंबर का जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष, जो दोनों पहले हो उसके अनुसार किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया। तो मोहन वीणा का आविष्कार जो है दोस्तों वह किया गया था पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था और इन्हें लोकप्रिय भी बनाया था। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% होगा। यह 91वें संविधान संशोधन के तहत निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बायो रिजर्व वह क्षेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है और वहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो उसे कोर जोन के रूप में जाना जाता है। वैसे बायो रिजर्व क्षेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है और वहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, कोई भी मानव वहाँ किसी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं करेगा, तो उसे कोर जोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वेब डेवलपमेंट का मूलभूत घटक नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो SQL की ज़रूरत नहीं होती है, HTML की ज़रूरत होती है, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है और CSS की ज़रूरत होती है। HTML का दोस्तों फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो ये सब याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है, तो आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन जीके का है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है या इसे अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा विघटित नहीं होता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा को बुढ़ों के सदन या बुजुर्गों के सदन या अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि लोकसभा को युवाओं के सदन के नाम से जाना जाता है या इसे निम्न सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों बहुत सारे संयुक्त सैनिक अभ्यास होते हैं, जैसे याद रखिएगा कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये सभी भारत और USA के बीच होता है। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था। तो 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च निकाला गया था, वह नमक कर के विरोध में था। नील की खेती के विरोध में 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था। यह जो दांडी यात्रा था दोस्तों, यही 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में नमक कानून के
भंग करने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के नीचे जो गलित सेल होता है दोस्तों, उसे हम लोग, ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग मैग्मा के नाम से जानते हैं। मैग्मा जब पृथ्वी की कोर से बाहर आती है तो वह ठंडा हो जाती है, उसे लावा के रूप में जानते हैं, जिसे अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। दोस्तों, पृथ्वी के अगर हम लोग बांटे तो इसे 3 भाग में बांटते हैं, सीमा, सॉइल और नीफे। तो नीफे जो है दोस्तों, इसी को हम लोग आंतरिक सेल या पृष्ठ के नीचे की सेल कहते हैं। इसमें निकल और फेरस की मात्रा अधिक होती है। यह तरल अवस्था में पाया जाता है। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज का भंडार है? तो कोरापुट में जो भंडार है दोस्तों, वह बॉक्साइट का है, तो इसको याद रखिएगा। और बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लौह अयस्क की अगर बात करें तो हेमेटाइट याद रखिएगा, हेमेटाइट, मैग्नीज का रोडेनाइट, ये सभी अयस्क हैं, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात में है। डिगबोई जो है दोस्तों, वह भारत का सबसे पुराना या पहला तेल शोधक कारखाना है, जो कि असम में है। डिगबोई कहाँ है दोस्तों? तो यह असम में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे बीपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच का एक संयुक्त मिशन है? तो यह जो मिशन है वह नासा और जाक्सा के बीच का मिशन है। जाक्सा जापान का एरोस्पेस है, जबकि नासा अमेरिका का एरोस्पेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपर टेक्स्ट शब्द किसने गढ़ा और वेब पर दस्तावेजों के जोड़ने की अवधारणा की नींव रखी? तो हाइपर टेक्स्ट जो शब्द है वह वर्निवर ब्रूस के द्वारा दिया गया था। टिम बर्नर्स-ली की अगर हम लोग बात करें तो यह WWW के संस्थापक है। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वेब वाइड होता है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रिएक्टर में कोई मॉडरेटर नहीं होता है तथा साथ ही इसके कोर का आकार छोटा होता है? तो यह जो होता है फास्ट रिएक्टर में कोई मॉडरेटर नहीं होता है और इसके कोर का आकार छोटा होता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO दुर्गा 2 परियोजना के तहत किस प्रकार के हथियार का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? DRDO जो है दोस्तों, वह दुर्गा 2 एक परियोजना शुरू किया है। इसके तहत लेजर हथियार बनाने की योजना कर रहा है। DRDO की स्थापना का बात अगर करें तो 1 दिसंबर 1958 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों वह बी समीर कामत है, इनका भी नाम याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ब्रॉडगेज जो रेलवे लाइन होता है उसकी बीच की दूरी 1.67 मीटर होता है। ब्रॉडगेज की लंबाई कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो सम्राट अकबर के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण नहीं कराया गया था। फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया गया था।
सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में नंद वंश का शासक घनानंद था। तो इसको भी याद रखिएगा। सिकंदर बेबीलोन का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो वह कौन से भारतीय कवि थे जिन्हें वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में है दोस्तों, उसमें एक लाइब्रेरी है, उसमें उनकी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए उन कवि को आमंत्रित किया गया था। तो यह थे अभय के, उनका नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ इजराइल की सीमा लगती है? तो इजराइल की सीमा जो है वह किन किन देशों के से लगती है? तो यह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये सभी देशों की सीमा इजराइल की सीमा के साथ लगता है। तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों, पीडीएफ स्क्रॉल में कहीं प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हम लोगों को पढ़ना है। पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो भारत खाड़ी सहयोग परिषद है, जिसको गल्फ कॉरपोरेशन के नाम से गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल बोलते हैं। तो उन्हें विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। यह बैठक रियाद में हुआ है दोस्तों, तो याद रखिए। भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारत में कन्या विद्यालय की स्थापना सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया था। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उषा मेहता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो या भूमिगत रेडियो से प्रचार किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको स्क्रॉल करके रोक के वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक अक्षर को संग्रहित करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? तो यह 16 बिट्स का उपयोग करता है। कंप्यूटर किसी भी अक्षर को संग्रहित करने के लिए 16 बिट्स का उपयोग करता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। तो किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या में उस तत्व की परमाणु संख्या से घटाकर ज्ञात किया जाता है, यही गलत है, तो आपका सही हो जाएगा। देखिए, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये भी सही है। नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा आयन घेरता है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक समतल दर्पण के संपर्क में है, यह कार्य करेगा। तो अगर कोई अवतल लेंस है और वह समतल दर्पण के संपर्क में है तो यह उत्तल दर्पण के जैसा व्यवहार करेगा और इसकी फोकस दूरी आधी हो जाएगी। तो यह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी और वक्रता की त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चन में हम लोग जीके जीएस का पूरा एनालिसिस कर लिए दोस्तों। आंसर की है यहाँ, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मिला लीजिएगा। अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के बीच कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। दोस्तों, अभी प्लेटफॉर्म का एनटीपीसी का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं, तो ये भी हो जाएगा। मॉडल प्रैक्टिस से टेक्स्ट बुक का भी करा दे रहे हैं दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो 3 सेट हम लोग स्टार्ट किए हैं, अल्टरनेट डे करके सभी सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।